बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में सीखेंगे। आपने सुना होगा अक्सर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, लेकिन हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में नहीं सीख रहे, बल्कि आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। तो फिगर्स ऑफ स्पीच से मुराद है, उर्दू में इसको कहते हैं ज़बान का आरायशी इस्तेमाल या अल्फाज का आरायशी इस्तेमाल। जिस तरह किसी औरत को जेवर वगैरह पहना दिए जाएँ तो पहले से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है, उसी तरह अगर हम लैंग्वेज में उसको फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल करें, यानी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें जिससे उसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाए, तो इसको कहते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ फिगर ऑफ स्पीच इज़ एन ऑर्नामेंटल यूज़ ऑफ लैंग्वेज। फिगर ऑफ स्पीच ज़बान का आरायशी इस्तेमाल है। इट इज़ यूज टू इंक्रीज इफेक्टिवनेस ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ये जुमले के अंदर अल्फाज के मानी को ज़्यादा गहराई देने के लिए या उसकी तासीर में इजाफा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फिगर्स ऑफ स्पीच से अभी आपको पता चल गया होगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है। फिगर्स ऑफ स्पीच के अंदर हम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं कि हमारी जो गुफ्तगू होती है वो ज़्यादा बामैनी हो जाती है, ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाती है। तो इसमें जो सबसे पहले चीज़ इस्तेमाल होती है, इसको कहते हैं सिमिली, उर्दू में इसको कहते हैं तशबीह। तो ये शायर और राइटर जितने हजरात भी हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं। इस तरह जो बोलने वाला है, बयान करने वाला है, तकरीर मुकर्रर है, तकरीर करने वाला है, वो इस तरह की टेक्निक से इस्तेमाल करता है। अच्छा, अब सबसे पहले सिमिली तशबीह। इट इज़ अ फिगर ऑफ कंपैरिजन इन विच टू डिसिमिलर थिंग्स आर कंपेयर्ड विद विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट कॉमन। ये फिगर जो सिमिली है, ये ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो बज़ाहिर मुख्तलिफ नजर आने वाली चीज़ें, उनका मुवाजना किया जाता है, जिनके अंदर कम अज़ कम जो एक बात है, जो एक पॉइंट है, उनमें कॉमन होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। यानी चीज़ें बेशक दोनों सेम ना हो, अलग अलग हों, लेकिन उनके अंदर कोई एक बात एक जैसी हो। उस एक बात की बुनियाद पर उन दोनों का आपस में मुवाजना किया जाता है। अब अगर आपने किसी को कहना हो कि वो लड़की या वो खूबसूरत है, तो हम सिंपल कह सकते हैं कि शी इज़ ब्यूटीफुल। लेकिन अगर हमने अपनी बात को ज़्यादा मीनिंगफुल बनाना हो तो फिर हम क्या कहेंगे, शी इज़ ब्यूटीफुल लाइक अ डॉल। वो गुड़िया की तरह खूबसूरत है। तो खूबसूरती की मिसाल डॉल के साथ दी जाती है, यानी गुड़िया के साथ दी जाती है। इस तरह अगर हमें किसी को कहना हो कि वो चालाक है, तो सिंपल हम कह सकते हैं कि ही इज़ क्लेवर या ही इज़ वेरी क्लेवर। लेकिन यहाँ पर हम इसकी मिसाल दे रहे हैं, ही इज़ एज कनिंग एज अ फॉक्स। वो उतना चालाक है जितना कि लूमड़। तो लूमड़ चूँकि अपनी चालाकी की वजह से मशहूर है, तो अगर हमने किसी की चालाकी की मिसाल देनी हो तो लूमड़ के साथ देंगे, ठीक है। अगर किसी की खूबसूरती की मिसाल देनी होगी तो उसको डॉल के साथ देंगे। इस तरह अगर किसी की बहादुरी की मिसाल देनी होगी तो शेर के साथ देंगे। किस चीज़ की मजबूती की मिसाल देनी होगी तो हम उसकी पत्थर के साथ देंगे। तो इसी तरह अब इन जुमलों में आपने देखा सिमिली से मुराद तशबीह होता है, जिसमें दो मुख्तलिफ चीज़ों का आपस में मुवाजना किया जाता है। किस बुनियाद पर कि उनके अंदर कोई एक बात एक जैसी होती है। उसके बाद जो दूसरा फिगर ऑफ स्पीच उसको कहते हैं मेटाफर, उर्दू में इसको कहते हैं इस्तिआरा। अब मेटाफर क्या होता है? अब मेटाफर इज अ कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स। मेटाफर दो चीज़ों का मुवाजना है विदाउट चूजिंग द वर्ड्स। ये अल्फाज इस्तेमाल किए बगैर, लाइक एज, यानी वो ये कह रहा है कि अगर हम दो चीज़ों का मुवाजना करें और हम उसके अंदर लाइक और एज का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें, यानी अगर हम दो चीज़ों का मुवाजना करें और उनमें किसी एक को किसी दूसरे की तरह करार ना दें, बल्कि एक को दूसरी चीज़ करार दें, यानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ की जगह पर ले आएँ, या यूँ कह लें कि हम आपस में उनका मुवाजना करें लेकिन एक को दूसरे की जगह पर ले आएँ। इस तरह हम ना कहें कि ये चीज़ उस चीज़ की तरह है, बल्कि हम कहें कि ये चीज़ वही है। अच्छा, अब आगे इसकी मिसाल देखें। द कैमल इज़ शिप ऑफ द डेजर्ट। ऊँट रेगिस्तान का जहाज़ है। हम इसमें यह नहीं कह रहे कि ऊँट रेगिस्तान के जहाज़ की तरह जहाज़ है, बल्कि हम कह रहे हैं कि ऊँट रेगिस्तान का जहाज़ है। तो ऊँट को क्या कहा जा रहा है? रेगिस्तान का जहाज़। उसके बाद है माई एल्डेस्ट सन इज स्टार ऑफ द फैमिली। मेरा सबसे बड़ा बेटा ख़ानदान का चिराग है, ख़ानदान का चश्मा चिराग है। अब इसमें हम क्या कह रहे हैं? बेटे को क्या कह रहे हैं? स्टार कह रहे हैं। तो हम इसको ये नहीं कह रहे कि मेरा बेटा, मेरा सबसे बड़ा बेटा सितारे की तरह है या स्टार की तरह है, बल्कि कह रहे हैं कि स्टार है। तो जब हम हू बहू किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ करार दे दें तो इसको हम कहते हैं मेटाफर। सिमिली में हम किसी चीज़ की तरह करार देते हैं और मेटाफर में हम उसको हू बहू कोई और चीज़ करार देते हैं। उसके बाद आपका आ रहा है पर्सोनिफिकेशन, शख्सियत अता करना। व्हेन ह्यूमन क्वालिटीज़ आर गिवन
टू अ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स इट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। जब इंसान की खूबियाँ किसी और जानदार या बेजान चीज़ को दी जाती हैं तो हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, यानी शख्सियत अता करना। यानी किसी चीज़ को आप इंसान की खूबियाँ दें, चाहे वो जानदार है या बेजान है। अब अगर जानदार जब यानी इंसान की तरह वो जानदार या बेजान चीज़ बिहेव करे, ठीक है, या हम उसके साथ ऐसा रवैया इख्तियार करें कि गोया वो कोई जानदार चीज़, कोई वो जानदार चीज़ इंसान है या वो बेजान चीज़ इंसान है, तो इसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, यानी इंसान वाली शख्सियत किसी और जानदार या बेजान चीज़ को दे देना। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं इसकी एग्जाम्पल। डैफोडिल्स वर डांसिंग इन द एयर। डैफोडिल यानी नरगसी फूल हवा के अंदर नाच रहे थे। माई हार्ट जम्प्स विद जॉय, मेरा दिल खुशी के साथ नाचता है। अब ऊपर वाले जुमले में आप देखें कि हम कह रहे हैं कि डैफोडिल हवा के अंदर नाच रहे थे, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? अब नाचना किसका काम है? यानी इंसान नाचते हैं या लड़कियां? लेकिन हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि फूल डांस कर रहे थे। इस तरह फिर हम कहते हैं कि माई हार्ट जम्प्स विद जॉय, मेरा दिल खुशी के साथ कूदता है, छलांगे मारता है। तो ये छलांगे मारना में इंसान का काम है। तो यहाँ पर हम डैफोडिल को और हार्ट को इस तरह डील कर रहे हैं गोया कि ये कोई इंसान हो। तो यहाँ पर हमने डैफोडिल को और हार्ट को इंसान की शख्सियत दे दी है। तो हम क्या कहेंगे कि हमने इन दोनों को पर्सोनिफाई किया है, और ये दोनों किसकी मिसालें हैं? पर्सोनिफिकेशन की, यानी शख्सियत अता करना। उसके बाद वो क्या इस्तेमाल करते हैं लिखने वाले? इमेजरी, तस्वीरी खाके। द यूज ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज टू क्रिएट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स इन द माइंड ऑफ द रीडर इज कॉल्ड इमेजरी। यानी फिगरेटिव लैंग्वेज और ऐसी ज़बान का इस्तेमाल करके पढ़ने वाले के जहन के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों की तस्वीरें पैदा करना, शक्ल पैदा करना, इसको कहते हैं इमेजरी, तस्वीरी खाके। यानी बयान करने वाला किसी चीज़ को इस तरह बयान करता है कि उस जो पढ़ने वाला है या जो सुनने वाला है उसके जहन में उस चीज़ का नक्शा बैठ जाता है। ठीक है, मसलन एक बंदा मीनार पाकिस्तान के बारे में बताता है या लाहौर या शाही किले के बारे में बताता है, वो इस तरह बात करता है, हालांकि हमने शाही किला या हमने मीनार पाकिस्तान नहीं देखा हुआ, लेकिन उसका नक्शा हमारे जहन के अंदर आ जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इमेजरी। अब जो शायर हैं या जो राइटर हैं, वो इस तरह जब वो कुछ चीज़ लिख रहे होते हैं, वो इस तरह उसको बयान करते हैं गोया का उसका जो नक्श है हमारे जहन के अंदर आ जाता है। इस तरह वो जो बात बयान करना चाह रहे होते हैं उसकी सही वजाहत हो जाती है। आगे टाइप्स ऑफ इमेजरी है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इमेजरी। इमेजरी की 5 अक़साम हैं, ईच कॉरस्पॉन्डिंग टू द वन ऑफ आवर 5 सेंसेस। इसमें से हर एक का ताल्लुक हमारे 5 सेंसेस, 5 हवास में से किसी एक के साथ होता है। अब सबसे पहले है विजुअल। विजुअल को उर्दू में कहते हैं किसी चीज़ को देखना, यानी व्यू से विजुअल है। एक एग्जाम्पल है ह्यूज ट्रीज इन द थिक एंड डार्क फॉरेस्ट। घने और तारीक जंगल में बड़े बड़े दरख्त। अब इसका ताल्लुक किसके साथ? इसका देखने के साथ है, यानी बड़े बड़े दरख्त हैं और जंगल घना और तारीक है। तो अगर इस तरह के शायर अल्फाज बयान करे तो इस इमेजरी का ताल्लुक किसके साथ होगा? व्यू के साथ होगा, यानी ये कहलाएगी विजुअल इमेजरी। फिर है ऑडिटरी इमेजरी। ऑडिटरी से मुराद होता है सुनना, यानी हमारी हिस्स है जो हमारे 5 सेंस, उसमें एक है सुनना। अब इसकी एग्जाम्पल है द रसलिंग ऑफ लीव्स, पत्तों की सरसराहट। तो अब इसका ताल्लुक किसके साथ है? सुनने के साथ है, हमारे कान के साथ है। तो अब अगर इस तरह की शायर बात लिखता है, ठीक है, तो हमें क्या लगेगा कि हमें ये सुनाई देने वाली बात का जिक्र किया जा रहा है। उसके बाद है स्मेल। स्मेल से मुराद होता है सूंघना, यानी इसका ताल्लुक हमारे नाक के साथ है। द सेंट ऑफ एप्पल्स, सेबों की खुशबू। अब अगर शायर कहे कि मैंने सेबों की खुशबू सूंघी या सेबों की खुशबू का जिक्र करे तो इसका ताल्लुक क्या होगा? हमारे नाक के साथ होगा। उसके बाद है टेस्ट। टेस्ट से मुराद होता है चखना। एग्जाम्पल है स्वीट एंड जूसी ऑरेंजेस, मीठे और रस भरे संतरे। तो अब इसका ताल्लुक किसके साथ है? हमारी ज़ुबान के साथ है, हमारे चखने के साथ है। अब इस तरह की अगर शायर चीज़ बयान करते उसको हम कहेंगे इमेजरी ऑफ टेस्ट या टेस्ट इमेजरी। उसके बाद है टच। टच से मुराद होता है छूना। अब अगर वो एग्जाम्पल उसकी है रग्ड एंड रफ पाथ, नाहमवार और सख्त रास्ता। ठीक है, अब इसका ताल्लुक छूने के साथ है। अब छुआ ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ हाथ से ही छू सकते हैं। जब हमारे जिस्म के साथ हवा टकराती है या हमें गर्मी और सर्दी लगती है तो इस तरह हम चीज़ को छूते हैं, ज़रूरी नहीं है उसके लिए हाथ लगाना। तो अब इसका ताल्लुक किसके साथ है? छूने के साथ है। तो जो इमेजरी शायर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो इमेजरी में से जो उसके आगे टाइप्स हैं, हर एक का ताल्लुक हमारे 5 सेंसेस में से किसी न किसी सेंस के साथ होता है। एक बार फिर इसको देख लेते हैं कि फिगर्स ऑफ स्पीच से मुराद होता है अल्फाज का अरैशी इस्तेमाल, जिससे शायर क्या करते हैं? अपनी
बात में ज़्यादा वज़न डालते हैं या उसको ज़्यादा बामानी बनाते हैं। उसमें एक चीज़ सिंबली इस्तेमाल करते हैं जिसमें दो चीज़ों का मवाजना किया जाता है, उनमें कोई एक बात एक पॉइंट एक जैसा होता है। मेटाफर में क्या करते हैं, किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ करार दे देते हैं। उसके बाद पर्सोनिफिकेशन करते हैं। पर्सोनिफिकेशन में हम क्या करते हैं, पर्सोनिफिकेशन में हम इंसान की शख्सियत किसी और जानदार या बेजान चीज़ को देते हैं। उसके अलावा शायर क्या इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा इस्तेमाल करते हैं इमेजरी। आगे इमेजरी की 5 टाइप्स हैं। विजुअल इमेजरी यानी देखने वाली चीज़ों का शायर जिक्र करता है। एडिटरी सुनना यानी सुनने वाली चीज़ों का जिक्र करता है। स्मेल सूंघना, इसमें सूंघने वाली चीज़ों का जिक्र करता है। उसके बाद टेस्ट, इसमें चखने वाली चीज़ों का जिक्र करता है। और टच में छूने वाली चीज़ों का जिक्र करता है। इस तरह इन चीज़ों की सही वजाहत हो जाती है और हमारे जहन में इनका नक्शा सही बैठ जाता है। आज वाले लेक्चर के अंदर हमने देखा फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में। आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच और उनकी टाइप्स।